नमस्कार, स्वागत आप सभी का। अध्यापक पद हेतु रीट पात्रता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनसे संबंधित ये सीरीज रहने वाली है। शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का जन्म। देखिए पहला प्रश्न इसमें, मुगल चित्रकला शैली का जन्म किन शैलियों का मिश्रण का परिणाम माना जाता है? तो ये फारसी और भारतीय शैलियां है। मुगल शैलियां हैं, ये फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय हिंदू और विदेशी मुसलमान कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया था? तो ये विकसित किया था भारतीय भूमि पर। उत्तर है इसका भारतीय भूमि। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में किसकी कमी है? मुगल शैली के अंदर जो कमी दिखाई गई है वो है नारी सभ्य, नारी सभ्य की कमी है। अगला प्रश्न है, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला है यह एक दरबारी कला बनकर के रह गई। उत्तर है इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न अपना, 1517 ईस्वी की कृति नुजुम उल उलम की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है जो मुख्यतः किस शैली में है? तो नुजुम उल उलम, तो ये जो चित्र है ये बनाया गया था दक्कनी शैली के अंदर। उत्तर है इसका भी दक्कनी शैली। अगला प्रश्न अपना, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा गया है भाई पर्सी ब्राउन के द्वारा। उत्तर है इसका पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी थी? अंतिम जो संरचना थी वो थी चहार शुक। अगला प्रश्न, के शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? तो ये मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर का शासनकाल। अगला प्रश्न है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? ये चित्रकला का पूछे तो जहांगीर, और अगर पूछे स्थापत्य कला का माने तो इसमें आएगा अपना शाहजहां। अगला प्रश्न है, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र संकला जो 28 इंच इंटू 22 इंच के कागज पर संयोजित की गई थी वह चित्रकला थी दास्ताने अमीर हमजा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे? अकबर के शासनकाल में चित्रकार थे मीर सैयद अली, दसवंत, वसावन, मुकुंद और जमाल आदि चित्रकार प्रमुख चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न अपना देखिए, अगला प्रश्न अपना, पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार कौन था? तो उसके लिए जो चित्रकार था वो था मंसूर। उत्तर है इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न अपना, मुगल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मुगल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान के बारे में यहाँ वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले बाबर के समय काबुल, ये बिल्कुल सही है। अकबर फतेहपुर सिकरी, ये गलत है। जहांगीर लाहौर, ये सही है। बहादुर शाह जफर दिल्ली, ये गलत है। यहाँ पर दो ए और सी है वो सही रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? व्यंग्य चित्र का जो विशेषज्ञ था वो था बसावन। उत्तरेगा 2 नंबर बसावन। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितरादुर्गा का प्रयोग मिलता है? पितरादुर्गा का प्रयोग मिलता है, ये मिलता है एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है मोती मस्जिद, जो आगरा के किले में है, मोती मस्जिद। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किस मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है बिहजाद को, बिहजाद। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है अकबर के मकबरे में। उत्तर है 2 नंबर। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है हुमायूं के मकबरे के अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर। अगला प्रश्न अपना, थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है इसमें। देखिए, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो मनसबदारों की उन्होंने 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। अगला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उतरेगा इसका 3 नंबर। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था?
तो राजपूतों ने पराजित किया था बयाना के युद्ध में। उतरेगा 1 नंबर। हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेर शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? तो ये प्रस्ताव भिजवाया था मालदेव ने। उतरेगा इसका 1 नंबर मालदेव। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस शक्ति से निपटने और शक्ति संतुलन बनाने हेतु राजपूतों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे? तो अकबर के द्वारा ये संबंध बनाए गए थे उज्बेक से निपटने हेतु। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण बताइए। अकबर के द्वारा राजनीति अपनाई गई थी राजपूतों को वीरता स्वाभिमानिता का गुण देख करके राजपूतानों में हज हेतु और सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था, इसलिए अजमेर सूबे को राष्ट्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होना, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इस आधार पर अकबर राजपूत नीति किस नीति पर आधारित थी? अकबर की जो राजपूत नीति थी, ये नीति थी दमन व समझौते पर। उतरेगा इसका बी, दमन और समझौता। अकबर ने राजपूतों को जीतने के प्रयास में सबसे पहले किस राज्य को वैवाहिक संबंधों द्वारा आधिपत्य स्वीकार किया था? तो आमेर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? तो ऐसे राज्य जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की वो थे आमेर, बीकानेर और जैसलमेर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1543 में आसपास के महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु दूत भेजे थे, उनका सही क्रम याद रखना, जमा भट्टो। तो ये थे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया था? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? 30 वर्षीय संघर्ष का नायक था दुर्गादास। उतरेगा इसका 1 नंबर दुर्गादास। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मुगल काल में मनसबदार और अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उसे क्या कहा जाता था? उस भूमि को कहा जाता था जागीर। उतरेगा इसका 2 नंबर जागीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस राजस्व मंत्री ने 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था? तो ये सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। उतरेगा इसका 4 टोडरमल। अकबर ने लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु क्या निश्चित की थी? तो उन्होंने निश्चित की थी लड़के की उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। अकबर ने कौन सी फारसी प्रथाओं को प्रारंभ किया था? अकबर ने जो फारसी प्रथाएं थी वो थी जरोका दर्शन, पेबोस और तुलादान, ये सभी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तीर्थ यात्रा कर और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तीर्थ यात्रा कर और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो वो शासक थे औरंगजेब। उतरेगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? चांद बीबी के द्वारा अहमदनगर के दुर्ग की सुरक्षा की गई थी। अकबर ने समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था इलाही। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों के नाम थे, तो ये चांदी के सिक्के कहलाते थे जलाली। उतरेगा इसका 3 नंबर जलाली। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तंबाकू की खेती हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? टोडरमल जी ये थे लगान संबंधी कार्य संभालते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नसक क्या था? मुगल काल में नसक ये था भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। अगला प्रश्न है, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो पोलज भूमि है वो कभी खाली नहीं रहती थी। निम्न में से किसने अपनी रचना प्रमुखता शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी? शेरशाह सूरी पर अब्बास खान सरवानी ने। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है यहाँ पर सबसे पहले मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? प्रशासनिक जो प्रमंडल था वो था परगना। उतरेगा इसका परगना। कोलज, प्रति, चातर और बंदर भूमि किस प्रकार भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो ये थे मुगल काल से संबंधित। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इनकी पसंदीदा शैली थी नस्तलिक। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में खुद कासत व पाही कासत क्या थे? खुद कासत और पाही कासत ये किसानों के प्रकार थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? जजिया कर लगाए जाने पर विरोध किया गया था राज सिंह के द्वारा। उतरेगा इसका 1 नंबर राज सिंह के द्वारा।
अगला प्रश्न है, देखिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालीन शासक के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम राजा था, रोजा है, बिल्कुल सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई, ये बिल्कुल असत्य रहेगा, इसमें बी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते हाउस बनवाया था, तख्ते हाउस बनवाया था, ये भी सही है। अगला शब्द है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय महाराणा उदय सिंह शासन संभालते थे मेवाड़ में। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के शासन काल को, अकबर के शासन काल को। अगला प्रश्न अपना, देखिए, थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए तो ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या न हो। अगला प्रश्न है, इसमें दिखा गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के जो सदस्य थे वो थे, देखिए यहाँ पर कबीर, कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, ये तीन जरूर थे। मीरा नहीं थी निर्गुण भक्ति पंथ के, तो यहाँ पर ए बी सी रहेगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड के अंदर बाबा फरीद है, इनका संबंध है वो चिश्तिया शाखा से है, बाबा फरीद का। शेख अमीमुद्दीन नागौरी है, इनका जो संबंध है वो है सुहरावर्दिया शाखा से। मियाँ मीर का है वो कादरिया शाखा से है, और शाह वलीउल्लाह ये नक्शबंदिया शाखा से है, तो यहाँ पर बी रहेगा अपना ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकरिया से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है वे आत्म संताप में विश्वास करते थे, तो यही पहला ही ऑप्शन इनका गलत हो जाता है। आत्म संपादन में ये विश्वास नहीं करते थे, इनके प्रति विश्वास थे, इनका 1 नंबर रहेगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? सूफिया कवियों में से कौन थे? ये थे शेख अहमद सरहिंदी। इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ये किया था ख्वाजा मीर दर्द ने, ख्वाजा मीर दर्द के द्वारा। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम फकीरों में से किसने स्वयं को मसीह दाऊद यानी होने वाला मसीह भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा करता है? तो ये दावा करता है गुलाम अहमद कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु थे, ये थे हुसैन शाह सरकी के, हुसैन शाह सरकी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि करना। कबीर ने जोर दिया था, कबीर ने सांप्रदायिकता सद्भाव पर जोर दिया था, उतरेगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? अपने उपदेशों के अंदर गुरु नानक जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, दादू दयाल, गुरु नानक और तुलसीदास। उपयुक्त में से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो उस समय केवल गुरु नानक थे, केवल गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है अपना, भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भक्ति का जो रुद्र संप्रदाय है ये है वल्लभाचार्य से संबंधित, उत्तरेगा इसका वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? श्री संप्रदाय के जो आचार्य थे वो थे रामानुज, उत्तरेगा इसका 1 नंबर रामानुज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से, वल्लभाचार्य राजस्थान से नहीं थे, इसका 4 नंबर रहेगा ऑप्शन। निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? निर्गुण संत मत का प्रथम प्रतिपादक था कबीर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस की रचना की गई। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता है? अलग कहा जाता है अब्दुल कुदुस गंगोही को, अब्दुल कुदुस गंगोही को। अगला प्रश्न है,
कि फारसी के निम्न कवियों में से किसे भारत का शेख सादी कहा जाता है? शेख सादी भारत का कहा जाता है अमीर हसन को। उत्तर का 1 नंबर। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था उपनिषदों में। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता का माध्यम था। शंकराचार्य के द्वारा भारत में एकता का माध्यम था, एकता का माध्यम तीर्थ केंद्रों की स्थापना, तीर्थ केंद्रों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, देखिए हाँ, अगला प्रश्न ये है कि अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वो है नलगीरा दिव्य प्रबंधम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला सुल्तान कौन था? आने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, देखिए 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया था? उनका कहा गया था भगवती धर्म। 4 नंबर रहेगा इसका उत्तर। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है चोखा मेला को। चोखा मेला को विष्णु के भक्त कहलाते थे, विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। उतरेगा इसका सी। अगला प्रश्न है, नूहे सिपहिर के रचनाकार, नूहे सिपहिर के रचनाकार थे अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, तो इनका प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। उतरेगा इसका 1 नंबर गुलबर्गा। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? यहां पर दिखाया गया कुलशेखर समंदर अपर और वेंकटनाथ कुलशेखर एक अलवार संत थे। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया था? कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकरदेव ने। चैतन्य भक्ति आंदोलन में जो विशेषता जोड़ी है वह है, तो चैतन्य भक्ति आंदोलन में कीर्तन को महत्व ज्यादा दिया गया था। 4 नंबर। अगला प्रश्न है, रामानुज रामानुज जिस तत्व की आराधना में विश्वास करते थे वह था, रामानुज जिस तत्व में आराधना में विश्वास करते थे वो थे सगुण ब्रह्म। निम्नलिखित में से, देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस संत ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? किस संत ने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? वो थे वल्लभाचार्य। उत्तरेगा 4 नंबर वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के प्रवर्तक थे? द्वैत मत के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। उत्तरेगा 2 नंबर। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। 2 नंबर है इसका उत्तर। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई? कुमारिल से हुई थी प्रयागराज में। उत्तरेगा 2 नंबर। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई थी श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक प्रचार किसके काल में हुआ था? सर्वाधिक प्रचार हुआ था कनिष्क के काल में। उत्तरेगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया में स्थित खोतान में हिंदू राजवंश की नींव किसने डाली थी? हिंदू राजवंश की नींव डाली थी कुणाल ने। प्रश्न अगला है, गोमती विहार मठ कहां पर स्थित है? गोमती विहार मठ है ये खोतान में स्थित है। उत्तरेगा 4 नंबर। कुजी का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था, कुजी का बौद्ध प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु था वो था कुमारजीव। उतरेगा इसका कुमारजीव। मैत्रेय के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मैत्रेय मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चाऊ ने। उतरेगा 3 नंबर राजा चाऊ। अगला प्रश्न है, श्वेत भारत के नाम से किस प्रदेश को जाना जाता है? श्वेत भारत के नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान को। उतरेगा इसका 1 नंबर अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, बामियान की बुद्ध मूर्तियों को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बामियान की मूर्तियों को नष्ट किया गया था, ये किया गया था तालिबानियों के द्वारा। चीन में बौद्ध मत का इतिहास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चीन में, तो चीन में बौद्ध मत का इतिहास हुआ था हानवंशी सम्राट के शासनकाल में। अगला है, श्वेतेश्वर विहार का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था सम्राट मिंगती के द्वारा। उत्तरेगा इसका नंबर सम्राट मिंगती के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कोरिया जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था, कोरिया जाने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था सुंदो। उतरेगा 4 नंबर। तिब्बत में पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर आधारित तिब्बती व्याकरण की रचना किसने की? तिब्बती व्याकरण की रचना की थी थोनवी संबोट ने, थोनवी संबोट। सिंहल द्वीप के नाम से लंका का उल्लेख सर्वप्रथम किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो सिंहल द्वीप में रामायण के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। सिगरिया क्या है? सिगरिया एक प्रकार की गुफा है। उतरेगा इसका बी गुफा।
अगला प्रश्न है, देखिए अशोक के काल में बर्मा जाने वाले बौद्ध धर्म प्रचारक कौन थे? बर्मा जो गए थे वो थे स्थविर उत्तर सोन। उत्तर का 3 नंबर। थाईलैंड में प्रथम भारतीय उपनिवेश की स्थापना की गई थी। थाईलैंड के अंदर उपनिवेश की स्थापना की गई थी 2री शताब्दी ईस्वी में। बर्मा में 600 से 1000 तक, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के सिंधु शासक ने शासन किया था। तो बर्मा में शासन किया था श्री धर्म राम राजा नुराज ने, राजा नुराज ने। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है इसमें, देखिए जावा में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? जावा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया जाता है गुण वर्मा को। उत्तर का 1 नंबर। पश्चिमी जावा में गोमती नहर खुदवाई थी, तो गोमती नहर है वो राजा पूर्णवर्मन के द्वारा खुदवाई गई थी, राजा पूर्णवर्मन। अगला प्रश्न है अपना, देखिए भुवन कोश क्या है? भुवन कोश एक प्रकार का ग्रंथ है। उत्तर का 1। अंकोर वाट का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का भव्य मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है। 2 नंबर है इसका उत्तर। बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर का स्तूप है ये जावा के अंदर स्थित है। उत्तर है इसका जावा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक संपर्क था। गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक संपर्क था वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था। उत्तर 3 नंबर। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चंपा क्षेत्र पर, यहां पर दिखाया गया पहला, चंपा क्षेत्र पर राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम प्रभाव जमाने वाले भारतीय मूल का व्यक्ति श्रीमार था। बिल्कुल सही। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक भारतीय ब्राह्मण का प्रवेश हुआ, ये भी सही है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम देश श्रीलंका था, ये भी सही है। तो यहाँ पर एबीसी तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के बाह्य देशों में प्रसार के प्रमुख कारण थे। बाह्य देशों में प्रसार के जो प्रमुख कारण थे, सबसे पहले भारत को सामरिक भौगोलिक विशेषता प्राप्त थी, नहीं बिल्कुल नहीं। भारतीय में धर्म प्रचार की अति उत्साह था, ये सही है। व्यापारिक कार्य में भारतीय संस्कृति को अन्य देशों में पहुंचाना, ये भी सही है। औपनिवेशिक प्रसार की अत्यधिक लालसा, ये भी इसमें सही है। तो बी सी डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजा भद्रवर्मा ने माइसोन नगर चंपा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? माइसोन नगर चंपा में मंदिर का निर्माण करवाया था भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, चीन में तंत्र ज्ञान की स्थापना करने वाला भारतीय विद्वान कौन था? चीन में तंत्र ज्ञान की स्थापना करने वाला था अमोघवर्ष। उत्तर का 4 नंबर अमोघवर्ष। अगला प्रश्न अपना, किस प्रदेश को पुराणों में कुश द्वीप कहा गया है? कुश द्वीप कहा गया है अभी कुची को। उत्तर का इसका कुची। बौद्ध जावा में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये श्रेय दिया गया है गुण वर्मा को, ये श्रेय दिया गया है गुण वर्मा को। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कनौज सभा हर्षकाल में कब आयोजित हुई थी? ये हुई थी 643 ईस्वी को। पंच भारत की विजय भारत में किस राजा ने की थी? पंच भारत की विजय भारत में किस राज्य ने की थी? तो ये की थी हर्ष ने। हर्ष व पुलकेश द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन सी शिलालेख में मिलता है? तो ये एहोल के अंदर मिलता है। उत्तर है इसका नंबर एहोल। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख के रचयिता थे। तो एहोल के रचयिता थे रविकृति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस करने वाले पाल था? विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। उत्तर है इसका नंबर 1 धर्मपाल। अगला प्रश्न, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों को प्रस्तर खंडों पर कौन सा संस्कृत नाटक उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था हरिकेली नाटक। निम्नलिखित में से किसने वातापी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी, ये की थी दंती दुर्ग ने, दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न अपना, संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसाहसचरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? तो वर्णन किया गया सिंधुराज का, सिंधुराज का। 636 ईस्वी में दिल्ली व दिल्ली नगर की यानी दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो चौहान वंशों ने। तरीका 4 नंबर चौहान वंश। अजमेर के चौहान और चाहमान वंश का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? तो चौहानों का जो सबसे प्रबल शत्रु था वो थे कनौज के गढ़वाल। अगला प्रश्न है पढ़ा, देखिए
अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? तो ये चंदेल थे। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? तो ये भगवान शिव का मंदिर था। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह ग्रंथ कौन सा है? वह है सोमदेव का कथा सरित सागर ग्रंथ। 9वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका दाएं भाग के नाम से प्रसिद्ध है और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। उत्तर का इसका 2 नंबर विज्ञानेश्वर। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? तो जीव विज्ञान की इसमें शिक्षा नहीं दी जाती थी। पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उद्योग किस स्रोत से माना जाता है? तो इनका माना जाता है विदेशी जातियां जनजातियों का भारतीय साम्राज्य में आत्मसात करने से, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसात करने से, यानी उपयुक्त में से 2 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है अग्निकुंड। देखिए अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ था? तो इसमें राठौड़ जाति का जन्म नहीं हुआ था। इसके अलावा अग्निकुंड चौहान, चालुक्य और प्रतिहार का जन्म माना जाता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने, चंदेल शासक यशोवर्मन ने। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन ने उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। उत्तर है इसका 4 नंबर परमेश्वर। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया था? तो ये किया था पल्लव ने। उत्तर है इसका पल्लव। किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था राष्ट्र के समय काल में। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? तो ये बने थे पल्लव शासक काल में। हर्ष कहाँ का शासक था? हर्ष था थानेश्वर का। उत्तर है 1 नंबर थानेश्वर। अगला प्रश्न है ग्रहवर्मन किस वंश व कहाँ का शासक था? ग्रहवर्मन थे, ये थे कनौज मोखरी के, कनौज मोखरी के। हरिश्चरित्र व कादम्बरी के लेखक कौन है? हरिश्चंद्र और कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। उत्तर का 2 नंबर बाणभट्ट। अगला प्रश्न है राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या वो मालवा शासक देवगुप्त के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये हेनसांग आया था, हवेनसांग। अगला प्रश्न है हर्ष ने अपनी बहन की विंध्याचल पर्वतों में खोज किस बौद्ध भिक्षु की मदद से की थी? तो ये की थी दिवाकर मित्र की सहायता से, दिवाकर मित्र की सहायता से। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान में, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो वो थे अग्रहार। प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो ये की थी संस्कृत भाषा के अंदर। उत्तर 4 नंबर। अगला प्रश्न है अपना शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? शुंग वंश की स्थापना ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भीतरगांव का मंदिर कहां पर स्थित है? तो भीतरगांव ये उत्तर प्रदेश में आता है। 1 नंबर। अगला प्रश्न है देखिए कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर। 2 नंबर है इसका उत्तर। भारतीय इतिहास में श्रेणी युग, श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया गया? श्रेणी युग है ये गुप्त काल के लिए प्रयुक्त किया गया। 1 नंबर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना अगला प्रश्न है कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? ये कहा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाइयन ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? तो ये लिखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था पैठन। उत्तर का 4 नंबर पैठन। 3री शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ था? नए राजवंश का उदय हुआ था वो हुआ था पश्चिम भाग में नाग शक्ति थे, दक्कन में वागटाक थे और पूर्वी भारत में गुप्त वंश, यानी उपयुक्त तीनों ही। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? गुप्तों का आदि पुरुष माना जाता है श्री गुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जो नया संवत चलाया था वो था गुप्त संवत। अगला प्रश्न है लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध किसने स्थापित किया था? विवाह संबंध स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत है प्रयाग प्रस्तुति में लिखा गया इसका वर्णन। अगला प्रश्न है देखिए
किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया है? तो ये थे विंसेंट विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो ये गरुड़ प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परशु प्रकार और अश्वमेध, ये व्याघ्रहंता और वीणावादन सभी प्रकार की। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त का जो विजयों का लेख मिलता है ये उदयगिरी गुहा लेख के अंदर मिलता है, उदयगिरी गुहा लेख। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने, देखिए, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी दो राजधानियां बनाई थी? गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी वो थी पाटलिपुत्र और उज्जैनी। महान बौद्ध विद्वान व भिक्षु वसुबंद को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो ये संरक्षण समुद्रगुप्त के दरबार में प्राप्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अग्रण्य था, तो ये सबसे अग्रण्य थे कालिदास। उत्तर का 1 नंबर। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के काल में, कुमारगुप्त के काल में। अगला प्रश्न है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने सुदूर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रकट किया था? मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रकट किया था संगत गुप्त ने। उतरेगा इसका 3 नंबर। गुप्तों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इनका कारण प्रमुख था उत्तराधिकारी थे और हुणों का आक्रमण। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में कहा जाता था दिनार, इसका उत्तर है दिनार। गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राष्ट्रीय प्रदान किया था? गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को राष्ट्रीय प्रदान किया था। महरौली के लोह स्तंभ में किस शासक का नाम है? महरौली के लोह स्तंभ में आता है चंद्र का नाम। अगला प्रश्न अपना, अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? अजंता महाराष्ट्र के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्धिस्ट है। पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस नंबर की गुफा मंदिर में स्थित है? तो कौन से नंबर की गुफा चित्रित में मंदिर में चित्रित है? बुद्धिस्ट है पद्मपाणि, तो ये है नंबर 1 में सबसे हाँ 16 नंबर गुफा के अंदर बोधिस्त्व है। उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, अजंता के किस गुफा नंबर में चित्रित है? मरणासन राजकुमारी का चित्र भी 16 नंबर गुफा में है। चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले के किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बागिनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर है? बाघ में कुल 9 गुफा मंदिर है। बाघ के गुफा चित्रों को सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? तो ये लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड थे, लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न जो है वो है, देखिए हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है सिक्के, सिक्कों पर उनका वर्णन मिलता है। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो उस समय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तीसरी बौद्ध संगति का। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? कलिंग नरसंहार का वर्णन है वो 13वीं के अंदर है, 13वीं शिलालेख के अंदर। अगला प्रश्न अपना, भारतीय इतिहास में वह पहला कौन सा शासक है? पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा था? तो ये थे सम्राट अशोक। उत्तरेगा 3 नंबर सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख विषय क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख विषय है वो है राजनीति। उत्तरेगा इसका 1 नंबर। सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से नहीं था? तो इसमें दिखाए गए निर्गोद, मोगलीपुतिसत और उपगुप्त और फायन, तो यहाँ पर फायन रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न ये, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? भारत में दास प्रथा नहीं थी, इंडिका में इसका वर्णन दिया गया। निम्न में से किस शासक को शत्रु का सहारक कहा जाता है? शत्रु का सहारक बिंदुसार को कहा जाता है। किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, दम और संघ का अभिवादन करता है? तो ये करता है भाबरू शिला के अंदर, भाबरू शिलालेख में इसका वर्णन है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्रित करने का उत्तरदायित्व दिया गया था? तो ये दायित्व था समाहर्ता का, समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था?
तो इसमें जो संप्रति शासक थे वो मौर्य शासक जैन धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त के भवन ईरान के सुसा एक बताना के भवनों से सजावट और कला में अधिक सुंदर है, ये किसने कहा था? ये कहा था एरियन ने। ललित पाटन यानी नेपाल में अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर 5 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किस प्रकार के स्तूपों में पादुका, संघाटी, भिक्षापात्र, चीवर आदि को रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है पारिभोगिक स्तूप के अंदर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख पाए जाते हैं तो कौन सी भाषा में? ये पाए जाते हैं प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि के अंदर, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि के अंदर। बेरिगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरिगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? ये था भरूच का। उत्तरेगा 1 नंबर भरूच। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 6 समितियों का उप समितियों का उल्लेख किया है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो इसमें मेगास्थनीज भारत आए थे। 4 नंबर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए मेगनीज, देखिए प्रश्न नंबर अगला है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये राजदूत थे सेल्यूकस के। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा के अंदर यहाँ पर देखिए वरुरुचि, वराहमिहिर, दंतवंतरी ये थे लेकिन फाहियान नहीं थे। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। उतरेगा इसका 2 नंबर मेगास्थनीज। सम्राट अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? तो इसमें 13वें शिलालेख के अंदर पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। अगला है प्रश्न देखिए कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो गंगा और सोन ने। उतरेगा इसका गंगा और सोन। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? क्योंकि यहाँ खेती की उपज अच्छी होती थी, लोहे की खदानें थी और जंगल हाथी का उपलब्ध होना था। ये सभी इसका उतरेगा कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गांधार, मथुरा से, अंग उज्जैन से, अवंती सोतवती से, कम्बोज राजपूत से नहीं है। 4 नंबर रहेगा इसका उत्तर। अगला है प्रश्न सुरसेन जनपद की राजधानी थी। सुरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सुरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय के अंदर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 जनपदों का। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर है ये राजधानी थी अंग की। उतरेगा इसका अंग। बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र का निर्माण किस महाजनपद में किया गया था? गेरुए वस्त्र का निर्माण किस महाजनपद में किया गया था? काशी के अंदर। उतरेगा 2 नंबर काशी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए यहाँ पर महाजनपद और उनकी राजधानी दी गई है। महाजनपद उनकी, काशी की जो राजधानी थी वाराणसी, मगध राजगृह, मगध की राजगृह, कौशल की श्रावस्ती और वजी की वैशाली। अगला है प्रश्न किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? तो ये था वजी का। गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 में लगाया गया था। तो ये लगाया था रिजिडेविड्स ने। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था और यह विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? यह किस महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर। तो ये थी मत्स्य क्षेत्र की। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। उतरेगा 3 नंबर बिंबिसार। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो प्रथम साम्राज्य निर्माता थे नंदवंशीय शासकों को माना जाता है। यूनानी कला के सम्मिश्रण में किस कला शैली का जन्म हुआ था? तो इसमें होता गंधार कला शैली का। गंधार कला शैली का। अगला प्रश्न देखिए अपना ऋग्वेद काल के विषय में कौन से कथन इसमें सही नहीं है? कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ सोम एक पौधा था, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, बिल्कुल गलत। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना, ये बिल्कुल सही।
उपनिषद और अन्य ग्रंथ रचे गए थे, ये गलत। यहाँ पर 1 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों में कौन शामिल है? भारतीय दर्शन की षड दर्शन में यानी 6 पद्धतियों में शामिल है वैशेषिक। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। सबसे पहले, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है, बिल्कुल सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, ये सही है। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये गलत है। यहाँ पर कथन 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सही है। अगला, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले, वैदिक युगीन समाज में संस्कार को ह्रास हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पर शुरू होते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों का परिवार का मुख्य माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गीता है, गीता एक प्रकार का महाभारत का अंग माना गया है। गीता है वो महाभारत का अंग है। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है, तो ये खोजा जा सकता है ग्रह सूत्र के अंदर, ग्रहीय सूत्र के अंदर। अगला, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का तीसरी बार उल्लेख हुआ है? शूद्र वर्ण शब्द का तीसरी बार उल्लेख हुआ है, वो 10वें के अंदर हुआ है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अर्थवेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत, गोपत से संबंधित है। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पशुपत संप्रदाय, तो ये है लकुलिश, उतरेगा 1 नंबर लकुलिश। प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति कौन था? व्रजपति थे योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी। 1 नंबर। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी पुरुषी नदी पर, उतरेगा इसका 4 नंबर पुरुषी। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता? यहाँ पर दिखाए गए हैं सीता, तारावती, उपा और अदिति। तो ऋग्वेद में जिनका वर्णन नहीं मिलता वो है सीता और तारावती। सीता और तारावती। यहाँ पर उपा और अदिति का वर्णन, हाँ, सीता और तारावती का तो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, लेकिन उपा और अदिति का नहीं मिलता। तो 1 नंबर 2 नंबर रहेगा। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था जो दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल सभी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जिन जनों का उल्लेख मिलता है वो है युदु, पुरु, मत्स्य और चेदी, सभी का। अगला है प्रश्न अपना, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौशितकी, ये शाखा सामवेद की नहीं है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिए गए और ये तीसरे भाग से। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है? निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है यासक को, उत्तरेगा 2 नंबर यासक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नदी सूक्त मंडल निम्न में से है। नदी सूक्त मंडल है ये 10 मंडल में है, उत्तरेगा इसका 10 मंडल। कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है, कौशितकी ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सेकंड, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद में ऐत्रीय ब्राह्मण आते हैं, ऋग्वेद में ऐत्रीय, और सामवेद में आते हैं पंचवशी ब्राह्मण। युजुर्वेद के अंदर सतपथ ब्राह्मण आते हैं और अर्थवेद के अंदर आते हैं गोपत ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुक्ल युजुर्वेद की संहिता कौन सी है? शुक्ल युजुर्वेद की संहिता है वो है काटक, उतरेगा 1 नंबर काटक। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? आर्यों के साथ संबंध का उल्लेख करता है वो है सुवास्तु, गोमती, सुवास्तु और गोमती। उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो ये थी गार्गी, उत्तरेगा इसका गार्गी। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? तो ये विश्वामित्र ने इसका संकलन किया था। महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। अध्यापक पद हेतु रीट पात्रता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनसे संबंधित ये सीरीज रहने वाली है। शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का जन्म। देखिए पहला प्रश्न इसमें, मुगल चित्रकला शैली का जन्म किन शैलियों का
मिश्रण का परिणाम माना जाता है। तो ये फारसी और भारतीय शैलियां है, मुगल शैलियां है, ये फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय हिंदू और विदेशी मुसलमान कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया था? तो ये विकसित किया था भारतीय भूमि पर, उत्तर रहेगा इसका भारतीय भूमि। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में किसकी कमी है? मुगल शैली के अंदर जो कमी दिखाई गई है वो है नारी सभ्य, नारी सभ्य की कमी है। अगला प्रश्न है, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई। धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला है यह एक दरबारी कला बनकर के रह गई, उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न अपना, 1517 ईस्वी की कृति नुजुम उल उलम की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है जो मुख्यतः किस शैली में है? तो नुजुम उल उलम, तो ये जो चित्र है ये बनाया गया था दक्कनी शैली के अंदर, उत्तर रहेगा इसका भी दक्कनी शैली। अगला प्रश्न अपना, किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है? जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा गया है भाई पर्सी ब्राउन के द्वारा, उत्तर है इसका पर्सी ब्राउन। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी थी? अंतिम जो संरचना थी वो थी चहार शुक। अगला प्रश्न, के शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? तो ये मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर का शासनकाल। अगला प्रश्न है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? ये चित्रकला का पूछे तो जहांगीर, और अगर पूछे स्थापत्य कला का माने तो इसमें आएगा अपना शाहजहां। अगला प्रश्न है, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र संकला जो 28 इंच इंटू 22 इंच के कागज पर संयोजित की गई थी वह चित्रकला थी दास्ताने अमीर हमजा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे? अकबर के शासनकाल में चित्रकार थे मीर सैयद अली, दसवंत, वसावन, मुकुंद और जमाल आदि चित्रकार प्रमुख चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न अपना देखिए, अगला प्रश्न अपना, पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार कौन था? तो उसके लिए जो चित्रकार था वो था मंसूर, उत्तर रहेगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न अपना, मुगल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मुगल सम्राट और उनके मकबरों का स्थान के बारे में यहाँ वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले बाबर के समय काबुल, ये बिल्कुल सही है। अकबर फतेहपुर सिकरी, ये गलत है। जहांगीर लाहौर, ये सही है। बहादुर शाह जफर दिल्ली, ये गलत है। यहाँ पर दोनों ए और सी है वो सही रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? व्यंग्य चित्र का जो विशेषज्ञ था वो था बसावन, उत्तर रहेगा 2 नंबर बसावन। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितरादुआ का प्रयोग मिलता है? पितरादुआ का प्रयोग मिलता है, ये मिलता है एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है मोती मस्जिद, जो आगरा के किले में है, मोती मस्जिद। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से किस मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है बिहजाद को, बिहजाद। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है अकबर के मकबरे में, उत्तर रहेगा 2 नंबर। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है हुमायूं के मकबरे के अंदर, हुमायूं के मकबरे के अंदर। अगला प्रश्न अपना, थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा इसमें। देखिए, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो मनसबदारों की उन्होंने 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। अगला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, उतरेगा इसका 3 नंबर। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? तो राजपूतों ने पराजित किया था बयाना के युद्ध में, उतरेगा 1 नंबर। हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेर शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? तो ये प्रस्ताव भिजवाया था मालदेव ने, उतरेगा इसका 1 नंबर मालदेव। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस शक्ति से निपटने और शक्ति संतुलन बनाने हेतु राजपूतों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे? तो अकबर के द्वारा ये संबंध बनाए गए थे उज्बेक से निपटने हेतु।
अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के कारण बताइए। अकबर के द्वारा राजनीति अपनाई गई थी, राजपूतों को वीरता स्वाभिमानिता का गुण देख करके राजपूतानों में हज हेतु और सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था, इसलिए अजमेर सूबे को राष्ट्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होना, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इस आधार पर अकबर राजपूत नीति किस नीति पर आधारित थी? अकबर की जो राजपूत नीति थी, ये नीति थी दमन व समझौते पर। उत्तरेगा इसका बी, दमन और समझौता। अकबर ने राजपूतों को जीतने के प्रयास में सबसे पहले किस राज्य को वैवाहिक संबंधों द्वारा अधिपत्य स्वीकार किया था? तो आमेर रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? तो ऐसे राज्य जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की वो थे आमेर, बीकानेर और जैसलमेर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1543 में आसपास के महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु दूत भेजे थे, उनका सही क्रम याद रखना, जमा भट्टो। तो ये थे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया था? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? 30 वर्षीय संघर्ष का नायक था दुर्गादास। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर, दुर्गादास। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मुगल काल में मनसबदार और अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उसे क्या कहा जाता था? उस भूमि को कहा जाता था जागीर। उतरेगा इसका 2 नंबर, जागीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस राजस्व मंत्री ने 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था? तो ये सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। उतरेगा इसका 4, टोडरमल। अकबर ने लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु क्या निश्चित की थी? तो उन्होंने निश्चित की थी लड़के की उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। अकबर ने कौन सी फारसी प्रथाओं को प्रारंभ किया था? अकबर ने जो फारसी प्रथाएं थी वो थी झरोखा दर्शन, पेबोस और तुलादान, ये सभी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तीर्थ यात्रा कर और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तीर्थ यात्रा कर और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो वो शासक थे औरंगजेब। उतरेगा इसका 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? चांद बीबी के द्वारा अहमदनगर के दुर्ग की सुरक्षा की गई थी। अकबर ने समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था इलाही। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों के नाम थे, तो ये चांदी के सिक्के कहलाते थे जलाली। उतरेगा इसका 3 नंबर, जलाली। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तंबाकू की खेती हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? टोडरमल जी ये थे लगान संबंधी कार्य संभालते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नसक क्या था? मुगल काल में नसक ये था भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। अगला प्रश्न है, टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो पोलज भूमि है वो कभी खाली नहीं रहती थी। निम्न में से किसने अपनी रचना प्रमुखता शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी? शेरशाह सूरी पर अब्बास खान सरवानी ने। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे पहले मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? प्रशासनिक जो प्रमंडल था वो था परगना। उत्तरेगा इसका परगना। पोलज, प्रति, चातर और बंदर भूमि किस प्रकार भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो ये थे मुगल काल से संबंधित। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इनकी पसंदीदा शैली थी नस्तलिक। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में खुद कासत व पाही कासत क्या थे? खुद कासत और पाही कासत ये किसानों के प्रकार थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? जजिया कर लगाए जाने पर विरोध किया गया था राज सिंह के द्वारा। उतरेगा इसका 1 नंबर, राज सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है देखिए, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालीन शासक के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम राजा था, रोजा है, बिल्कुल सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई, ये बिल्कुल असत्य रहे, इसमें बी।
अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते हाउस बनवाया था, तख्ते हाउस बनवाया था, ये भी सही है। अगला शब्द है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय महाराणा उदय सिंह शासन संभालते थे मेवाड़ में। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के शासन काल को, अकबर के शासन काल को। अगला प्रश्न अपना, देखिए थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए तो ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या न हो।